नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है आपको 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक समाज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे चैनल पे ये स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ाया गया है। इसमें आज 11th का स्टार्ट हुआ है, 10th तक कंप्लीट है। 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 तक कंप्लीट है। 11 हो रहा है और इसके बाद वाला क्लास अर्थात स्टैंडर्ड 12 पढ़ाया जाएगा। तो आप आज से स्टैंडर्ड 11th की तैयारी करेंगे और जो भी आपको खोजना होगा मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट को मेरा फोटो टच करें, प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट में से अपने क्लास को खोजिए, आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री का मिलेगा। हिंदी इंग्लिश का आपको पढ़ाया हुआ है सारा क्लास का, 11th का 12th का। तो वो 10th का भी इस तरह से मेरे चैनल का इस्तेमाल करें और अपने आप को ज्ञानवान बनाएं। तो मेरे दोस्तों, आज से प्रारंभिक समाज एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टैंडर्ड 11th, ठीक है। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ तो कैसे हुआ, और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन अध्यायों प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ, और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, जो वर्तमान इराक में है, के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आसरों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे विषय 1 में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने जीव भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे और धीरे धीरे उन्होंने
भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थीं। ये पश्चिमी एशिया में। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थीं। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर, गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन पकाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली और मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा जिससे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टिन जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। चीज़ें थीं लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ, ऑब्सीडियन, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांवों और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवशेष अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। कालक्रम 1। अब हम लोग कालक्रम की बात करेंगे। कालक्रम का अध्ययन कैसे होगा? तो इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हों तो ये ध्यान रखें कि राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया
कि तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रकार के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार पाए जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे या अतिव्यापित हो जाता है, ओवरलैप्ड। मानव इतिहास की कुछ युगांतरकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिनके पृथक कालक्रम भी हैं। जहाँ आप एक देखेंगे, वो यहाँ स्टार देखेंगे, वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रमों के लिए दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे स्टैंडर्ड 12 में। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग इसको देखते हैं। कालक्रम के विषय में बातें हुई कि जो कालक्रम हाईलाइटेड है उसमें जो घटना हुई वो तो मालूम हुआ ही, लेकिन जो हाईलाइटेड नहीं है उसमें भी कुछ हुआ होगा जो मालूम न होगा। 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व, ये आज 2020 है मान लीजिए, तो इसके पहले 2020 पहले 1 ईसा पूर्व, तो उसके 6 लाख वर्ष पहले, 6 लाख पहले से लेकर के ईसा पूर्व 1 लाख तक का या 1 से लेकर के 6 लाख वर्ष पूर्व का अध्ययन इसमें करेंगे हम लोग। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा, जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम 2 में दी जाएगी। ये देखिए, ये आपको लिस्ट है, प्रमुख घटनाओं की सूची डेट वाइज। 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व, वर्तमान से पूर्व, आज से 5 लाख पूर्व से लेकर के 6 लाख पूर्व तक। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के साक्ष्य मिले। 5 लाख से 1.5 लाख वर्तमान से पूर्व प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म 1,95,000 वर्तमान से पूर्व। यूरोप में देखिए भाई, अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्तमान से पूर्व। ये उसी तरह से ये आपको 50,000 से 30,000 में यूरोप में प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म 40,000 वर्ष पूर्व। 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व गुफा आवासों में चित्रकारी मिली। ये गुफा आवासों में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में मिले। 8,700 ईसा पूर्व में कुछ नहीं, 7,000 से 6,000 में आइए, पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया। गेहूं और जौ की खेती हुई यूरोप में, यूनान में। अब आइए 4,000 से 3,000 पूर्व गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा आदि की खेती, तांबे का प्रयोग, और तांबे का प्रयोग यूरोप में क्रेट की सभ्यता में। 3,000 से 2,000 वर्ष हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंशों, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि, पैपायरस, ये पेपर जिस पर बनता है, पर लेखन, घोड़े को पालतू बनाया गया यूरोप में। अब 2000 से 1900
यूरोप में नगरों महलों कांसे का प्रयोग कुम्हार के चाक व्यापार का विकास क्रीट सभ्यता में। उसी तरह से चले आइए 1700 से 1600 में लिपि का विकास क्रीट की सभ्यता। कांच की बोतलों का प्रयोग मिस्र में 1500 से 1400 पूर्व। लोहे का प्रयोग हुआ, ये कब हुआ सो देखिए तो 1100 से 1000 पूर्व। और पश्चिम एशिया के फोनीशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार किया 900 से 800 पूर्व। लोहे का प्रयोग सूडान में 800 से 700 पूर्व। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान 776 ईस्वी पूर्व। लोहे का प्रयोग मिस्र में 700 से 600 ईसा पूर्व। सिक्कों का प्रयोग यूनान में रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व। 500 से 400 पूर्व में फारसियों का मिस्र पर आक्रमण, एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान में। 400 से 300 में मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना 332 ईसा पूर्व, जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। और तब मकदूनिया ये यूरोप में के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। 336 से 323 ईसा पूर्व की घटना हुई। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये डेट वाइज सूची है, कालक्रम की सूची है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। अब विश्व इतिहास की बात करते हैं। 6 लाख से 500 में आपको 6 लाख से 5 लाख वर्तमान से पूर्व में अग्नि का प्रयोग, 7 लाख वर्तमान से पूर्व चीन में। दक्षिण एशिया में रिवात में पाषाणकालीन स्थल 19 लाख 1,09,00,000, ये 19 लाख हुआ। 19 लाख वर्तमान से पूर्व पाकिस्तान में। ये इसी तरह से ये आप डेट देखिए, डेट वाइज इसको आप याद कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद इसी सब को हम लोग डिटेल में इन नीचे दिए गए पाठों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको पूरा किस साल में क्या हुआ ये सब आपको दिया है। ये पढ़ने की चीज़ है, विषय समय की शुरुआत से। तो फिर इस तरह से इस सूची के साथ ही आपको आज का ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद फिर वीडियो आएगा